हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपीएसआई 2025 के लिए करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। वन फ्री जोन पासपोर्ट पहल किस शहर के द्वारा शुरू की गई है? दुबई, अबू धाबी, कुवैत या फिर दोहा। तो ये पहल शुरू की गई है दुबई के द्वारा। क्या है वन फ्री जोन पासपोर्ट, आइए देखते हैं। दुबई ने अपने वैश्विक व्यापार केंद्र को मजबूत करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट की शुरुआत की है, जो कि कंपनियों को एक ही लाइसेंस के तहत दुबई के सभी फ्री जोन में व्यवसाय करने की अनुमति देता है। मतलब ये कि जो कंपनियां थी जो पहले दुबई के फ्री जोन व्यवसाय में काम करना चाहती थी, तो उन्हें अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब एक ही लाइसेंस से वो यहाँ काम कर सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं। पहले हर फ्री जोन के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब एकीकृत लाइसेंसिंग प्रणाली के तहत व्यवसायों को बार बार ना तो पंजीकृत ही कराना पड़ता है और ना ही डुप्लीकेट अनुपालन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत में पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में, भुज में, नागदा या फिर दहेज। तो ये आपकी शुरू की गई है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। ये जो इसमें जो ट्रैक है 70 मीटर के ट्रैक में, कितने के 70 मीटर के ट्रैक में कितने सोलर पैनल लगाए गए हैं? 28 सौर पैनल लगाए गए हैं। 28 सौर पैनल जो कि कितने किलोवाट के हैं? तो वो हैं आपके 15 किलोवाट उनकी क्षमता है। भारतीय रेलवे ने सतत परिवहन और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की है, जिसमें देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ किया है। नए माल परिवहन मार्ग की शुरुआत और विद्युतीकरण में उन्नत तकनीक का उपयोग भी इसमें शामिल है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में 70 मीटर ट्रैक क्षेत्र में 28 सौर पैनलों वाली 15 किलोवाट पीक क्षमता वाली हटाने योग्य प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे रखरखाव और परिचालन में लचीलापन बना रहेगा। नेक्स्ट है, 2025 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? कुवैत, टोक्यो जापान, बीजिंग चीन या फिर शिमकेट कजाकिस्तान। तो ये आपकी की जा रही है शिमकेट कजाकिस्तान के अंदर आयोजित। अब हम यहाँ बात करें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत है वो 1967 में की थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1967 में इसे शुरू किया गया था और ये हर 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। इसमें आईएसएसएफ के जितने भी शूटिंग इवेंट होते हैं वो सभी भी इसमें शामिल होते हैं, यानी कि वो सभी भी इस प्रतियोगिता में आयोजित होते हैं। आईएसएसएफ का मतलब है आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन या अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ। कजाकिस्तान के शिमकेट में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए हैं। पुरुष स्कीट फाइनल में अनंतजीत सिंह नरूका ने कुवैत के मसूर अल रशीदी को 57-56 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और ये उनके करियर का एशियाई चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल है और महाद्वीपीय टूर्नामेंट में कुल 5वां ये पदक है उनका। नेक्स्ट है, प्रेस सेवा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल योगेश बावेजा, प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। तो ये लॉन्च किया गया है आपका प्रेस रजिस्ट्रार जनरल योगेश बावेजा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल योगेश बावेजा ने देश भर में अखबारों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल और तेज बनाने के लिए
इस प्रेस सेवा जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया है। ये डिजिटल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है और ये प्रक्रियागत देरी को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नए सिस्टम के तहत यदि 60 दिनों में प्राधिकरण की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो जो आवेदन किया गया है वो स्वीकृत मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज या NABL ने कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? डिजिटल हेल्थ पोर्टल, क्वालिटी एश्योरेंस पोर्टल, मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल या फिर पैथोलॉजी नेटवर्क पोर्टल। तो NABL ने लॉन्च किया है आपका मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल। अब हम यहाँ बात करें NABL की, तो NABL कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1988 में। ये एक बोर्ड है आपका, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का बोर्ड है जो कि भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और आपका उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के तहत स्थापित किया गया एक निकाय है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज ने 19 अगस्त 2025 को वर्चुअल कार्यक्रम गोइंग लाइव में नया मेडिकल एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया गया है ये पोर्टल? क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है प्रयोगशालाओं यानी कि जो आपकी लैबोरेटरीज हैं उनकी मान्यता प्रक्रिया को डिजिटल करना, पारदर्शी करना और दक्ष बनाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है इसे लॉन्च करने का। ये पोर्टल ISO 15189 रेशियो 2022 मानक पर आधारित है जो कि आपकी चिकित्सा प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता, क्षमता, सटीकता और रोगी सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। नेक्स्ट है रूस का वेनेरा डी मिशन किस ग्रह के लिए है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि? तो ये है आपका शुक्र ग्रह के लिए। कौन से ग्रह के लिए है? शुक्र ग्रह के लिए है। वेनेरा डी, यहाँ जो डी शब्द है इसका मतलब है डोल्गो जी वुशाया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है डोल्गो जी वुशाया। इसका मतलब है दीर्घ आयु, दीर्घ जीवी। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है दीर्घ जीवी यानी कि जो लंबे समय तक चले। अब हम बात करें वेनेरा डी मिशन के घटक कितने थे। सबसे पहले तो इसके जो घटक मिशन में जाएंगे वो सबसे पहला है लैंडर। तो लैंडर का काम क्या होगा? सबसे पहला जो घटक है वो लैंडर है। इसका लैंडर का क्या काम होगा? तो जो लैंडर है वो जो शुक्र की सरफेस है यानी कि उसकी जो सतह है उस पर उसकी संरचना का, उसके तापमान का और उसके दाब का अध्ययन यहाँ करने वाला है और अगर संभव हुआ तो उसकी मिट्टी का भी ये विश्लेषण करेगा। उसके बाद हम बात करें दूसरे घटक की, तो वो है आपका कक्षीय अंतरिक्ष यान या जिसे आप ऑर्बिटर कहते हैं। ऑर्बिटर, ऑर्बिटर का क्या काम है? तो ऑर्बिटर जो है वो जो उच्च रिजोल्यूशन के जो चित्र होंगे उन्हें लेगा, साथ ही साथ उसके वायुमंडल का अध्ययन भी करेगा और ये जो वायुमंडल में तैरते हुए वहाँ के तापमान का, वहाँ की हवा का और वहाँ की जो रासायनिक संरचना है उसका मापन भी ये साथ के साथ करने वाला है। नेक्स्ट है रूस ने 2034 से 36 के बीच वेनेरा डी मिशन के जरिए शुक्र ग्रह की खोज में वापसी की घोषणा की है जो कि सोवियत युग के वेनेरा कार्यक्रम के बाद सबसे बड़ा अन्वेषण प्रयास है। इस मिशन की डिजाइन चरण जनवरी 2026 से शुरू होगा और इसका जो नाम है डी, जो मैंने अभी आपको बताया है
डोल को जीवुषाया, जिसे दीर्घजीवी दर्शाता है, जो लंबे समय तक डेटा एकत्र करने की क्षमता का संकेत देता है। नेक्स्ट है अग्नि 5 परीक्षण। अग्नि 5 का परीक्षण किस स्थान से किया गया है? श्रीहरिकोटा, पोखरण, चांदीपुर उड़ीसा या फिर व्हीलर द्वीप। तो इसका जो परीक्षण किया गया है वो किया गया है आपका चांदीपुर उड़ीसा से। यह है जानकारी अग्नि 5 के बारे में। इसकी लंबाई है आपकी 17 मीटर, चौड़ाई इसकी है 2 मीटर और इसका जो वजन है वो 50 टन है। इसकी जो रेंज है यानी कि इसकी जो मारक क्षमता होगी वो 5000 किलोमीटर होगी। किस टाइप की मिसाइल है? तो ये है आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका जो डिजाइन किया गया है वो इसे जो बनाया गया है वो DRDO के द्वारा बनाया गया है। इसका जो फोरहेड कैपेसिटी है वो 1.5 टन है और मैक्सिमम जो स्पीड है वो है 29,000 किलोमीटर पर आवर। ये है इसके बारे में कुछ मुख्य जानकारी। भारत ने 20 अगस्त 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत संचालित किया गया है। क्या उद्देश्य है इस परीक्षण का? तो ये इसलिए किया गया है ताकि मिसाइल की परिचालन तत्परता और तकनीकी मानकों की पुष्टि की जा सके, इसलिए इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है इसरो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 20 अगस्त, 21 अगस्त, 23 अगस्त या फिर 25 अगस्त। तो ये किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 23 अगस्त को। सबसे पहले हम बात करें इसरो की, तो इसरो के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इसरो की जो स्थापना है वो 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। तब इसका जो नेम था वो था इनको स्पार, तब नेम था ये, यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, तब नाम था ये। उसके बाद 1969 में इसरो ने इनको स्पार का स्थान ले लिया, या कह सकते हैं इसका नाम बदलकर इसरो रख दिया गया। कब? 1969 में। उसके बाद बात करें हम, इसरो ने भारत का पहला उपग्रह भी बनाया था जिसका नाम था आर्यभट्ट, और इसरो के ही द्वारा चंद्रमा पर 3 मिशन भेजे गए थे, जिसमें चंद्रयान फर्स्ट था वो आपका 2008 में भेजा गया था, जो चंद्रयान सेकंड था वो 2019 में भेजा गया था, और जो चंद्रयान थर्ड था वो 2023 में भेजा गया था। एक मिशन मंगल पे भेजा गया था, जो मंगलयान था वो 2013 में भेजा गया था, और दूसरे मंगलयान की तैयारी में है इसरो। अब हम बात करते हैं कि इसरो दिवस 23 अगस्त को मनाया क्यों जाता है। तो इसरो जो भारत है वो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश था, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला भारत पहला देश था। तो इस सफलता को याद रखने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 23 अगस्त को इसरो दिवस के रूप में घोषित किया था, इसलिए 23 अगस्त के दिन इसरो दिवस मनाया जाता है। इसरो दिवस 23 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की 1969 में हुई स्थापना की वर्षगांठ पर मनाया जाता है। 2025 की इसकी थीम क्या थी? एक सतत भविष्य के लिए अग्रणी अंतरिक्ष नवाचार, ये इसकी थीम थी 2025 की, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय विकास और वैश्विक सहयोग से जोड़ने पर केंद्रित है। इसरो की ऐतिहासिक उपलब्धियों में 1975 का आर्यभट्ट उपग्रह, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य AL1 और निसार जैसे मिशन इसमें शामिल हैं। तो ये थे हमारी क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी
ये आप ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर हमारे न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी आप प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए तो आपके लिए हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। हमारी क्लास से आपको करंट अफेयर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो हमारी क्लास पर डेली बने रहें। अगर आप चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।